हेलो एवरीवन। और आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्च अप्रैल 2000। संपूर्ण मार्च अप्रैल का देखेंगे। जितने भी करंट में चर्चित में रहने वाले टॉपिक रहेंगे तो सभी टॉपिक के बारे में देखेंगे। जितने करंट में टॉपिक रहेंगे तो टॉपिक के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक रहेगा, टॉपिक के साथ प्लस आप लोग इसमें जीएस भी शामिल रहेगा। जीएस भी इसमें शामिल रहेगा 2 मार्च को। तो इसमें राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, तो पहले आर्टिकल के बारे में हमारा पहला है, इंडिया रैंक 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड रैंक लीगल जेंडर गैप इंडेक्स। तो आप लोग जब देखेंगे कि जैसे इसका रिलीज करने वाली कौन सी एजेंसी है, तो उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा आप लोग जब देखेंगे बोमन बिजनेस रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी दी जाती है, बोमन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जो इंडेक्स जारी किया जाता है 2023-24 का जो इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसमें आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया की रैंक कितनी है। तो इसमें इंडिया की रैंक के बारे में आप लोग जब देखें तो इसमें इंडिया की रैंक एक देखेंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो इंडिया की रैंक के बारे में 190 देशों में जब देखेंगे तो इंडिया की रैंक 113 है। वहीं जब आप लोग जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के बारे में देखेंगे तो उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में जो दिखाया गया कि महिलाओं की सिचुएशन क्या है, तो उसमें आप लोग जहां तक मुझे पता है तो उसमें 142 इंडेक्स के रूप में देखेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखेंगे। इसी के बारे में जैसे आप लोग जब इसमें जब देखें कि कौन कौन से आप लोग इंडेक्स में जैसे शामिल किए गए हैं, तो कौन सा एडिशन था, तो आप लोग एडिशन नंबर 6, एडिशन नंबर 10th नंबर का एडिशन है, विश्व बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है। और ग्लोबल के बारे में देखेंगे कि नॉन ऑफ मतलब कोई भी ऐसी फुल कंट्रीज नहीं है जो इंडेक्स में मतलब कि पूर्ण मानक को पूरा कर सके। फिर अगला आर्टिकल देखेंगे, तो अगला आर्टिकल के बारे में है, जैसे इसमें आप लोग जब देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 का जो जारी किया गया है, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 24 के रूप में जो जारी किया गया, तो आप लोग जब देखें कि इसमें इंडिया का कौन सा स्थान है, तो इंडिया का आप लोग जब देखेंगे कि 155 कंट्री में आप लोग जब देखें 155 कंट्री में इंडिया के स्थान 126, जबकि आप लोग जब देखेंगे पाकिस्तान के स्थान इसमें सबसे नीचे है। जबकि टॉप में इस पर टॉप कंट्री के नाम है, तो आप लोग जब देखेंगे इसमें नॉर्डिक कंट्री शामिल रह जाएंगे, जैसे फिनलैंड रहेगा, स्वीडन रहेगा। आप लोग जब देखेंगे तो इसके टॉप कंट्री के नाम कौन कौन से हैं, तो टॉप कंट्री के अपनों टॉप प्रथम स्थान पर कौन कौन से कंट्री है, तो जैसे आप लोग इसमें देखेंगे डेनमार्क रहेगा, आइसलैंड रहेगा, स्वीडन रहेगा। वहीं अफगानिस्तान के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो सबसे लोअर स्थान पर है, बट इंडिया का रैंक आप लोग जब देखेंगे तो 126 स्थान इसमें रखा गया है। इसमें आप लोग जब इसमें देखें कि कौन कौन से इसमें सेक्टर, कितने सेक्टर को इसमें शामिल किया गया, तो आप लोग जब देखेंगे इट बेस्ड ऑन द पीपल ऑन असेसमेंट ऑफ देयर हैप्पीनेस एज वेल इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। अब इसमें आप लोग जब देखेंगे 6 फैक्टर को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे पहला हो जाएगा इसमें सोशल हो जाएगा, सेकंड नंबर का आप लोग जब देखेंगे तो इसमें शामिल हो जाएगा सपोर्ट, सोशल सपोर्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर का इसमें इनकम शामिल हो जाएगा, थर्ड नंबर का आप लोग जब देखेंगे तो इसमें हेल्थ शामिल हो जाएगा, और फोर्थ नंबर के ही आप लोग जब देखेंगे हेल्थ हो जाएगा, फोर्थ नंबर का जब देखेंगे फ्रीडम हो जाएगा, फिफ्थ नंबर का आप लोग जब देखेंगे इसमें करप्शन हो जाएगा। करप्शन में तो जब देखेंगे तो इंडिया की रैंक टॉप में आती है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो उसकी इंडिया का रैंक कौन से नंबर पर आता है, तो 93 ग्लोबल स्तर के जो करप्शन इंडेक्स जारी किया जाए तो इंडिया का रैंक उसमें आता है 93। जो 6 नंबर के इसमें जो इंडेक्स है, तो उसमें आप लोग जब देखेंगे जेनरोसिटी आप लोग जब देखेंगे एंड अब्सेंस को इसमें शामिल किया गया है। वहीं जब अगला आर्टिकल जब देखेंगे कि अगला आर्टिकल नंबर जैसे क्या है कि यह कि ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट 2024 जो जारी की गई है, तो किस संगठन के द्वारा जारी किया गया, तो आप लोग जब देखें कि यूनाइटेड नेशन किस संगठन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ये आप लोग जब देखेंगे कि यूएन आप लोग जब देखेंगे 6 एडिशन के बारे में जैसे है कि यूज ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स हैज़ बीन ग्रोन 3 टाइम मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल के वर्ष के अंतराल में आप लोग जब देखेंगे कि जितने ग्लोबल स्तर पर जितने भी रिसोर्सेस है
उन रिसोर्सेज का ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 3 गुना उनका उपयोग किया जा चुका है। वहीं आप लोग जब देखें इसमें जब कि UNEP के बारे में आप लोग जो थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना आप लोग जब देखेंगे 1972 में हो जाती है। 1972 में स्थापना क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि 1970, 71, 72 के आप लोग के पास जब देखेंगे पूरे विश्व स्तर का जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का होता, पर्यावरण का पूरे विश्व का सबसे बड़ा और प्रथम संगठन सम्मेलन जो होता, कॉन्फ्रेंस होता, तो कहाँ होता, उसका आयोजन किया जाता 1972 में। कहाँ किया जाता है, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। फिर यहीं से आप लोग जब देखेंगे अगला जब पर्यावरण के स्तर पर आप लोग जब देखेंगे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट कहाँ कब होगा, तो वो होगा 1992 में। वहीं 1992 के पहले आप लोग जब देखें 1987 से 1987 के 87-88 में आप लोग जब देखेंगे सतत विकास के जो प्रोसेस के जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, मॉडल अपनाया गया, तो आप लोग जब देखेंगे तो 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक आयोग, आवर कॉमन फ्यूचर कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आप लोग जब देखेंगे सतत विकास के मॉडल को अपनाया गया था, 1992-93 से अपनाने लगा था। वहीं आप लोग जब देखेंगे यही जब 1992 में जो रियो डी जेनेरियो पर्यावरण सम्मेलन होता, तो वो होता आप लोग जब देखेंगे तो वहीं से 1997 से आप लोग जब देखेंगे ये कॉप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग जब देखेंगे कि 2023 में भी जो 28वें नंबर का किया गया है, तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में किया गया, मिस्र में किया गया है। एक कब से आप लोग जब देखें कि पहला कॉप फर्स्ट कहाँ इसका पहली बार आयोजन किया गया, तो आप लोग जब देखेंगे पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पहली बार आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था, 1997 में आप लोग जब देखेंगे इसकी शुरुआत हो जाती है। वहीं आगे चल के आप लोग जब देखें कि 2021 में जब देखें कि 2021 में जो किया गया था, 2021-22 का जो किया गया था COP26 जो किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ग्लासगो समिट में किया गया था। वही ग्लासगो समिट के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि भारत के जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे जब रहते, तो मोदी जी जैसे वहाँ जाते तो क्या करते कि 2070 तक आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया को आप लोग जब नेट जीरो एमिशन के रूप में डिक्लेरेशन कर दिया गया था। ये रिसोर्सेज के बारे में आप लोग जब देखेंगे, यही UNEP के बारे में आप लोग जब देखें, UNEP के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि एवरी ईयर्स 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसी संगठन के द्वारा मनाया जाता है। वहीं आप लोग जब देखेंगे इसके द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है, उसका नाम रहता 500। क्या नाम रहता, उसका नाम रहता 500। इसका जो हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर आप लोग जब देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, वो है नैरोबी केन्या, दक्षिण अफ्रीका में है। ओके, और अगला आर्टिकल जैसे देखेंगे कि अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखेंगे कार्बन टॉन ग्रीन स्टोन बेल्ट के बारे में जब देखेंगे, तो ये कहाँ है, तो सिचुएटेड ऑन द आप लोग जब देखेंगे ईस्टर्न एज ऑफ द, ये किस एरिया का दिखा रहा है, तो आप लोग जब देखेंगे काप वॉल कॉटन इन साउथ अफ्रीका के बारे में, ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के आसपास ये वाले एरिया में यहाँ स्थित है। यहीं पास आप लोग जब देखेंगे कार्बन के 40% ऑफ द कार्बन बेल्ट के बारे में जो जानकारी मिले, तो यहीं उपस्थित है। विश्व स्तर पर आप लोग जब देखें बोत्सवाना नाम के जो गोल्ड की माइन है, तो विश्व की सबसे बड़ी गोल्ड माइनों में से एक है, दक्षिण अफ्रीका में ही। दक्षिण अफ्रीका में आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है। जिस एरिया या जिस क्षेत्र में आप लोग जब देखें कि मेडिटेरियन से भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो उस भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसमें क्या शामिल हो जाता है, इसमें ये रहता है कि जिस एरिया या विश्व के जिस भौगोलिक क्षेत्र में ग्लोबल स्तर पर आप लोग जब देखें कि जिस भौगोलिक एरिया में भूमध्य महासागरीय जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ कौन से उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है, तो सर्वाधिक प्रधान जो उद्योग रहता तो उसमें रहता फूड प्रोसेसिंग रहता, जैसे बियर उद्योग रहता। मान के चले कि जितने भी आप लोग जब देखें फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे
रसीले उद्योगों के लिए एक केंद्र के रूप में बन जाता है। जैसे आप लोग जब देखें कि मैक्सिको हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ बंदरगाह है, पर्थ बंदरगाह के आसपास आप लोग जब देखेंगे तो क्लाइमेट प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अगला देखेंगे प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड के बारे में। आप लोग जब देखेंगे जो प्रित्जर अवार्ड है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कम हुई थी, इसकी शुरुआत आप लोग जब देखेंगे 1917 या 1929 के आसपास हुई थी। ये किस एरिया में आप लोग देखे कि दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, जो किस क्षेत्र यानी एरिया में दिया जाता है, तो आप लोग जब देखेंगे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसीलिए जो प्रित्जर अवार्ड है, प्रित्जर अवार्ड को आप लोग जब देखेंगे नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला का क्या बोला जाता है, इसे नोबल प्राइज बोला जाता है। और 2023 में किसको दिए गए, तो आप लोग जब देखें कि रीकेन यामामाटो को दिया गया। किसको दिया गया दोस्त, रीकन यामामाटो को 2023-24 का दिया गया है। ओके, और अगला देखें, ये वाला देखें, यूनाइटेड नेशन एक निकाय के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्टाब्लिश इन द ईयर 2006 ऑन द 5th मार्च 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग जब देखेंगे इसके कंपोज मेंबर कितने हैं, तो वर्तमान में आप लोग जब देखें 40 मेंबर है, 47 इसमें मेंबर है। आप लोग ये भी देखेंगे कि जैसे हेड क्वार्टर के बारे में आप लोग जब देखें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर आप लोग जब देखेंगे जो स्विट्ज़रलैंड का एक क्षेत्र जिनेवा क्षेत्र में स्थित है। यही जिनेवा के बारे में आप लोग जब देखें WTO का हेड क्वार्टर भी स्थित है। आप लोग ये भी देखे होंगे जैसे 1 अप्रैल 2024 को कल क्या हुआ था कि आप लोग जब देखें कि भारत सरकार के द्वारा जैसे GI टैग के कितने प्रोडक्ट को GI टैग प्रदान किया गया है, तो आप लोग जब देखेंगे कि कल 60 उत्पादों को आप लोग जब देखें 60 उत्पादों को GI टैग के रूप में नामित किए गए हैं। जबकि MP का GI टैग के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो MP में कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, तो वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे 20 प्रोडक्ट को आप लोग जब देखेंगे MP में 20 प्रोडक्ट को आप लोग जब देखें तो इसमें 20 प्रोडक्टों को इसमें GI टैग के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही आप लोग ये भी देखेंगे कि जैसे ये क्या है, एक काउंसिल है। काउंसिल की स्थापना 2006 में तो हुई थी, लेकिन आप लोग जब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन की आप लोग जब देखें स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग जब देखें कि 10 दिसंबर आप लोग जब देखें 10 दिसंबर 1948 को पूरे विश्व स्तर पर जितने भी ह्यूमन राइट के वायलेशन से संबंधित जितने भी मुद्दे या केस रहेंगे उनका सलूशन कौन सा निकालेगा, तो आप लोग जब देखें उसका निकाला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग के द्वारा। वही अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो 1987 या 89 के आसपास जब देखेंगे तो एक पेरिस सिद्धांत चलता है। तो 1989 का जो पेरिस सिद्धांत चलता है उसका भी संबंध रहता है ह्यूमन राइट कमीशन से। भारत सरकार के द्वारा आप लोग जब देखेंगे तो भारत सरकार क्या करती है कि 1992-93 आप लोग जब देखेंगे राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट पारित कर दिया जाता है 1992-93। इसी एक्ट के तहत आप लोग जब देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग का गठन कर दिया जाता। वहीं आप लोग जब देखेंगे जैसे स्टेट लेवल पर आप लोग जब देखेंगे तो स्टेट लेवल पर भी जब देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग गठन कर दिया गया था। ओके, और यही इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को आप लोग जब देखेंगे प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखेंगे, अगला आर्टिकल क्या है कि ये वाला है, इसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में यह जानकारी दी कि इसके द्वारा क्या किया गया है। तो आप लोग जब देखेंगे कि GDP के रूप में क्या करती है, एनर्जी के रूप में क्या है, कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करती। अब आप लोग ये भी देखेंगे कि जैसे इसके मेंबर के बारे में कितने हैं, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया इसमें एसोसिएट मेंबर के रूप में काम करता। दूसरी बात ये भी देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना आप लोग जब देखें पूरे विश्व स्तर पर
94 1974 74 के बारे में के आसपास आप लोग जब देखेंगे कि जो ऑयल क्राइसिस की घटना जो चल रही थी खाड़ी गल्फ कंट्री के आसपास जब देखेंगे तो ऑयल क्राइसिस चल रहा था, उसी के दौरान आप लोग जब देखेंगे इसकी इस्टाब्लिश की गई थी। और इंडिया के बारे में आप लोग जब देखें कि वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं, तो इसके मेंबर के बारे में देखेंगे 30 कंट्री इसके मेंबर हैं। बट आप लोग ये भी देखेंगे कि इसमें इंडिया इसका सदस्य है या नहीं, तो इंडिया के बारे में आप लोग जब देखें इंडिया इसका सदस्य नहीं है। बट आप लोग जब देखेंगे कि इसके जो मेंबर वही मेंबर शामिल होंगे, ओनली OECD मेंबर कैन बिकम इट्स मेंबर। जो OECD के मेंबर होंगे केवल वही मेंबर इसके मेंबर के रूप में शामिल हो जाते हैं। अब पूरे विश्व स्तर पर क्या किया जाता है, ये एक काम क्या करती, तो आप लोग जब देखेंगे इसके काम के बारे में जब देखेंगे सतत एनर्जी को विकास को बढ़ावा दिया जाता। और जैसे परमाणु ऊर्जा के बारे में न्यूक्लियर जो एनर्जी रहती, तो परमाणु एनर्जी के बारे में जब रहता है कि इसका शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग करने हेतु कुछ प्रावधान हेतु निर्देश करती है। और अगला जब इसमें जब देखेंगे इसमें 3E क्या है, तो 3E के बारे में आप लोग जब देखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, और सेकंड नंबर का हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और थर्ड नंबर का हो जाएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी। ये भी ध्यान रखिएगा 3 क्या है, तो एनर्जी एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स 3 चीज़ इसमें शामिल हो जाएंगी। और अगला आर्टिकल देखेंगे तो उस आर्टिकल जैसे है, तो ये वाला है कि आप लोग जब देखें RBI गोल्ड परचेस हाईएस्ट इन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में जो जानकारी दी जाती है, तो क्या है कि आप लोग जब देखें कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। और इसकी स्थापना के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि इसकी जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर के बारे में जब देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जैसे ये गोल्ड के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पूरे विश्व स्तर पर जैसे जब देखिए कि आखिरकार कौन कौन से उसमें पूरे विश्व स्तर पर जब देखेंगे तो विश्व स्तर पर ये देखा जाता है, विश्व स्तर पर जब देखिए तो इसमें ये जानकारी रहती है कि पूरे विश्व स्तर पर गोल्ड का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो आप लोग सर्वाधिक देखेंगे तो कहाँ इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसका उत्पादन किया जाता है दक्षिण अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग क्षेत्र है, तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश के आसपास किया जाता है। वहीं आप जब इसमें गोल्ड के बारे में जब देखेंगे तो जैसे यहाँ कर्नाटक के जो हट्टी माइन रहती है, तो हट्टी माइन का संबंध किससे रहता है, उसका भी संबंध रहता है किससे रहता है, गोल्ड उत्पादन से। ये भी देखेंगे कि जैसे गोल्ड के बारे में जो जानकारी दी जाती है, तो जो गोल्ड रहता है तो गोल्ड के लिए कौन से एक मार्क प्रदान किया जाता है, तो आप लोग जब देखेंगे इसके लिए जैसे 24 कैरेट के बारे में जैसे आप लोग जब देखेंगे इसको जो मार्क प्रदान किया जाता है, कौन सा मार्क प्रदान किया जाता है दोस्त, ये किया जाता है हॉल मार्क के रूप में। आप लोग जब देखें इसका एक मानक के रूप में प्रदान किया जाता है हॉल मार्क। अगला जैसे जब देखेंगे अगला आर्टिकल का नाम है, तो कौन सा आर्टिकल है दोस्त, अगला आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGCA के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के साथ साथ आप लोग ये भी देखेंगे कि क्या है, यूएनओ की एक एजेंसी यानी कि एक पार्ट के रूप में काम करता है। आप लोग जब देखें इसके जो एनिवर्सरी के रूप में जो मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, तो वर्तमान में देखें कि 78 नंबर के आप लोग जब देखेंगे इसकी एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया है। और ये भी देखेंगे इसके कौन कौन से इसके मेंबर शामिल रहेंगे, तो इसके मेंबर के बारे में जब देखेंगे 193 कंट्री इसके मेंबर शामिल रहेंगे। अब अगला आर्टिकल जब देखेंगे तो अगला आर्टिकल क्या बोल रहा है, तो अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब नाम सुना होगा यू के बारे में, IUT के बारे में जो जानकारी होगी, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में आप लोग जब सुना होगा, तो इसकी स्थापना के बारे में आप लोग जब देखेंगे
किस क्षेत्र में काम करती, तो स्पेशलाइज एनर्जी फॉर इंफॉर्मेटिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के सेक्टर में काम करती। ICT के सेक्टर में काम करने के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे तो ITU जो इलेक्टेड इंडिया टेलीकॉम सेक्रेटरी के बारे में जब देखेंगे, नीरज मित्तल को आप लोग जब देखें को चेयरपर्सन ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के रूप में इनको को चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया गया है नीरज मित्तल को। इसमें ये भी देखें कि इसकी स्थापना आप लोग जब देखेंगे तो 1865 में की गई थी। वहीं आप लोग जब देखेंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर है आप लोग जब देखेंगे तो इसका हेड क्वार्टर किस देश में है, तो आप लोग जब देखेंगे इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। अगला आर्टिकल जब देखेंगे कि एनर्जी, कौन सा है अगला आर्टिकल, अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखेंगे, अगला आर्टिकल है दोस्त एनर्जी। ये एनर्जी से संबंधित एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के बारे में आप लोग जब देखिए किस टॉपिक में क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो इसमें जब देखें न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस एक्सप्लेन, तो इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट के बारे में जो अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आप लोग जब देखेंगे तो ये किस देश में न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया है। आप लोग जब देखें इसका इनिशिएटिव यानी कोलैबोरेशन भी था। आप लोग जब देखेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसके द्वारा इस समिट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आप लोग जब देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, इसकी स्थापना 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, IE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। आप लोग ये भी देखेंगे इसका हेड क्वार्टर के बारे में आप लोग जब देखेंगे हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में स्थित है। इसके टोटल मेंबर कंट्री के जो नाम पूछे तो टोटल मेंबर कंट्री के नाम कितने, तो 171 है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता दोस्त, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता तो ग्लोबल स्तर पर जितने भी एटॉमिक एनर्जी रहती है, ग्लोबल स्तर पर जितने भी ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर जितने भी परमाणु ऊर्जा को आप लोग जब देखेंगे तो शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग जब देखेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग जब देखें इसके बारे में क्या किया गया, शांतिपूर्वक तरीके से परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देगा। बट वर्तमान में देखा जाए तो जैसे यूक्रेन और रूस के द्वारा जो वर्तमान में जैसे परमाणु वो बम के रूप में जो उपयोग किया जाता है, तो कहाँ उसका तो वायलेशन किया जा रहा है। वहीं आप लोग जब देखें कि इंडिया के बारे में जब देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हो जाती, तो आप लोग जब देखेंगे 1948 में, आप लोग जब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। और भारत की आज़ादी के साथ ही आप लोग जब देखेंगे 1948 में एक आयोग का गठन कर दिया जाता है। और यही आयोग के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि 1954 के आसपास आप लोग जब देखें 1954 में क्या होता है कि राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग ये विभाग बन जाता है 1954 में। और भारत में आप लोग जब देखें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो फादर्स के रूप में जाना जाता है, तो उनका नाम रहता है होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा आप लोग जब देखेंगे जिसकी स्थापना आप लोग जब देखें उसका नाम सुना है आप लोग, जैसे भाभा के बारे में, जैसे BARC के बारे में आप लोग BARC के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना आप लोग जब देखेंगे, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना 1954 में महाराष्ट्र में की गई थी। और यही इसका नाम आप लोग जब देखेंगे, इसका नाम कब चेंज हो जाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है 1966 में। तो ये क्या करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की मदद से आप लोग जब देखेंगे 1947 के बाद आप लोग जब देखें भारत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में शुरुआत करते हैं। वहीं आप लोग जब देखेंगे कि 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण जब किया जाता है उसका नाम रहता है इस्माइल बुद्धा। फिर वही अगला आप लोग जब देखें भारत का सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया जाता, तो भारत सरकार के द्वारा सेकंड परमाणु परीक्षण 1998 के आसपास किया जाता है। उनका नाम रहता है आप लोग जब देखेंगे मिशन शक्ति के रूप में, उसका नाम रहता है शक्ति। वहीं आप लोग जब देखेंगे 2021-22 में आप लोग जब देखेंगे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो क्या है, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में जब देखेंगे कि भारत में कितने न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने काम कर रहे हैं, तो आप लोग जब देखें 21 या 22 के आसपास इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें काम कर रहे हैं। भारत का पहला जो पावर प्लांट के बारे में जो जानकारी दी जाती है तो कहाँ है, तो आप लोग जब देखें तारापुर 1956 के आसपास स्थापित किया जाता है। और वहीं आप लोग जब देखेंगे कि इसके बाद जितने भी पावर प्लांट होंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट के बारे में गुजरात का काकरापारा आप लोग जब देखे होंगे। हालांकि इसके पहले आप लोग जब ये वाला देखेंगे तो यहाँ तमिलनाडु में जो रूस की सहायता से एक यहाँ स्थापित किया जा रहा है तो उसकी पावर प्लांट जिसका इसमें थोरियम साधन के रूप थोरियम ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किस मैटर का प्रयोग किया जाता है तो किया जाता थोरियम के बारे में। तो आइए थोड़ा सा नज़र डालें कौन से भारत के जो परमाणु हैं, तो परमाणु रिएक्टर के बारे में आप लोग जब देखें तो भारत का जैसे परमाणु रिएक्टर है तो उसका जैसे पहला है परमाणु रिएक्टर, तो आप लोग जब देखें राजस्थान का एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में जैसे कोटा राजस्थान में है। सेकंड नंबर के जैसे आप लोग जब देखेंगे काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है, तो आप लोग जब देख काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है दोस्त। यहीं पास आप लोग जब देखें जैसे तापी गुजरात के आसपास जब देखेंगे काकरापारा है। वहीं आप लोग जब देखेंगे नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है, तो आप लोग जब देखेंगे यूपी में है। औरंगला इसमें जब देखेंगे औरंगला कौन सा है, तो औरंगला के बारे में देखें। यहीं आप लोग जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट की स्थापना आप लोग जब देखेंगे इसमें 2 चरण के रूप में 4 चरण के रूप में काम करते हैं। वहीं आप लोग जब देखेंगे बायसर महाराष्ट्र के बारे में कहाँ है, बायसर महाराष्ट्र में। वहीं कर्नाटक में आप लोग जब देखेंगे तो कैगा नाम का जो परमाणु रिएक्टर कहाँ है, तो परमाणु रिएक्टर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, तो कैगा नाम का कहाँ है, कर्नाटक के बारे में है कैगा। वहीं अगला इसमें जब देखेंगे कि इसमें जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना आप लोग जब देखेंगे कहाँ है, तमिलनाडु में दोस्त। यहीं आप लोग जब देखेंगे उसका नाम है मद्रास जैसे पावर प्लांट के बारे में उसकी स्थापना यहीं की गई है। ओके, तो इतने हैं। सोर्स के रूप में आप लोग जब देखेंगे सोर्स www.atomic एनर्जी रिसर्च के साइट से लिए गए हैं। ओके, वहीं अगला आर्टिकल के बारे में जब देखेंगे कि अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल के बारे में ये देखिए कि अगला आर्टिकल के बारे में जैसे है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, यानी कि भारत सरकार के द्वारा आप लोग जब देखें कि भारत सरकार 2024 में जो उन्नति नाम की स्कीम चालू की गई है तो इसका फोकस एरिया कौन सा है, तो आप लोग जब देखेंगे भारत सरकार के द्वारा स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में आप लोग जब देखें डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा का डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से आप लोग जब देखेंगे तो कहाँ स्टार्ट किस क्षेत्र या किन राज्यों को फोकस एरिया करेंगे, तो उसका नाम रहेगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये भी देखेंगे कि इसका नोडल एजेंसी कौन है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट उन्नति के रूप में इसमें शामिल किए गए। तो इसके साथ साथ क्या होगा, तो आप लोग जब देखें जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो समस्या है तो वहाँ की समस्याओं के बारे में सलूशन निकाला जा सकता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा आप लोग जब देखें कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में वहाँ से कनेक्ट करने हेतु तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया कि जैसे आप लोग जब देखें कि बांग्लादेश के साथ आप लोग जब देखें यहाँ से समुद्री रास्ते से होकर यहाँ जाएंगे जिसको बोलते हैं आप लोग जब देखेंगे मल्टी सेक्टोरियल के बारे में जो जानकारी मिली तो यहीं से जाएंगे। यहीं से जैसे सरकार के द्वारा यहाँ से जब देखेंगे यहाँ से जल्दी जल मार्ग से जाएंगे। जल मार्ग से जाने के बाद आप लोग जब देखें बांग्लादेश से म्यांमार वहाँ जाएंगे, सितवे पोर्ट बनाएंगे, सितवे पोर्ट से फिर नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो उत्तर पूर्व भारत की जो समस्या हैं तो उस समस्याओं का समाधान करने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे पीएम मोदी आप लोग जब देखेंगे प्रधानमंत्री जनमन स्कीम की जो शुरुआत की तो उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव रहे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जनजाति यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी ट्राइबल स्टेट के बारे में आप लोग जब देखें तो वहाँ क्या किया जाएगा, वहाँ कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया जाएगा। ओके, फिर अगला आर्टिकल के बारे में अगला आर्टिकल जब देखेंगे तो नेक्स्ट अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल के बारे में जब देखेंगे तो उसका जैसे है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जब देखिए
इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन फॉर स्कीम के बारे में 2024 के बारे में जो जानकारी दी गई, तो आखिरकार इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो एलिजिबल आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने हो तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आप लोग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चालू की गई। जैसे आप लोग जब देखें ऑटो चलेगा, रिक्शा चलेगा, टू व्हीलर वाले चलेंगे, टू व्हीलर हो जाएगा, थ्री व्हीलर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे इसका जो मिनिस्ट्री है तो उसका नाम है जैसे नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के बारे में। इसी के साथ आप लोग जब देखें भारत सरकार के द्वारा इसमें जब देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या हो जाएगा कि सतत विकास में जैसे जितना भी आप लोग जब देखेंगे ट्रेडिशनल परमाणु रिसोर्स के ट्रेडिशनल ऊर्जा परंपरागत आप लोग जब देखेंगे परंपरागत कौन कौन से ऐसे जो ऊर्जा सोर्स के बारे में उनका प्रदूषण कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के द्वारा कुछ न कुछ आप लोग जब देख प्रमोशन स्कीम यानी कि इंसेंटिव के रूप में इंसेंटिव दी जाती है। आप लोग जैसे जब देखेंगे कि आप लोग देखिए कि 2014 में जैसे गवर्नमेंट के द्वारा फेम नाम की आप लोग जब देखेंगे स्कीम चालू की गई थी, जबकि 2021 और 22 में आप लोग जब देखेंगे इसका अगला वर्जन भी शुरू कर दिया गया है, फेम 2.0 चालू कर दिए गए। उसका भी आखिरकार मेन मकसद ये है कि भारत सरकार के द्वारा कि जितने भी भारत के नागरिक हैं अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हालांकि ये नहीं है कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर निर्भर हो जाएंगे, लेकिन है कि धीरे धीरे कवर करते जाएंगे तो सतत विकास SDG टारगेट है, तो SDG टारगेट को क्या प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखेंगे अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखें कि इसका संबंध किस सेक्टर से है, तो इसका संबंध है हेल्थ सेक्टर से, जिसका नाम है मम्स के बारे में। भाई साहब ये क्या होता है? भाई साहब ये मम्स के बारे में आप लोग जो जानकारी मिली होगी तो आप लोग जब देखेंगे तो कितने कि 3 से 4 दिन में आप क्या होता है जब मम्स के बारे में जानकारी, तो केरला में है मम्स के बारे में। आप लोग जब देख इसको बहुत हल्के से मत ले लेना, जो मम्स के बारे में जो जानकारी, ना तो बोलते बनता, ना खाना खाते बनता, कुछ भी करते नहीं बनता। और इसका आप लोग जब देखें इसका कारण क्या है, तो पैरामाइक्सो वायरस के रूप में ऐसा देखेंगे कौन सा वायरस, तो आप लोग जब देखेंगे पैरामाइक्सो वायरस इसका क्या है, इसका कारण हो जाता है। इसी के माध्यम से ये इसका प्रसार होता। अगला जब इसमें देखेंगे कि हीमोफीलिया कौन से एक, आप लोग जब देखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आप लोग जब देखेंगे और इसका इफेक्ट क्या रहता है, इसका इफेक्ट के बारे में ये रहता कि जेनेटिक रहता है कि एक पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी में आप लोग जब देखेंगे सतत रूप से क्या हो जाता है, ये क्या रहता है, एक ट्रांसफ़र होने रहता। तो सबसे बड़ी समस्या है दोस्ती हीमोफीलिया के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो ये क्या है, तो क्या के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो अगर इसको 11 नंबर में लिखना हो तो लिखेंगे कि क्या है, तो ये क्या है, जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी के साथ साथ आप लोग इसमें जब देखेंगे तो इसके कारण कौन कौन से, इसका जेनेटिक कारण ही हो जाएगा दोस्त। जैसे इसका कारण हो जाएगा कि डीएनए में कुछ समस्याएं हो जाती हैं। और इसका आप लोग जब देखें इसका विशेषता क्या क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ब्लड क्लॉट क्या होता है, ब्लड क्लॉट इसमें नहीं बनता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता। मान के चलिए कि जैसे ये मोटू नाम का कोई व्यक्ति है, इसके हैंड में अगर कोई चोट लग गई तो इसका जो हाथ है ना, हाथ में जैसे आप लोग जब देख ऑक्सीजन के जैसे जब संपर्क में आता है तो जैसे वायु के संपर्क में आता है तो इसका जैसे घाव, तो क्या होता है कि ब्लड के इसमें थक्का बनने लगता है। ब्लड का जैसे जब थक्का बन जाएगा तो जैसे बाहर से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। बट वही समस्या इसमें हो जाती है, उसके अपोजिट हो जाती है हीमोफीलिया। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे इसी के बारे में आप लोग जब देखेंगे द जीन हेमोफीलिया इज कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम के बारे में जब जानकारी, तो इसका कारण क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम के बारे में। आप लोग ये भी देखेंगे कि मेल आर मच मोर लाइकली टू हैव हेमोफीलिया दैन फीमेल्स। जब देखेंगे कि फीमेल से ज़्यादा आप लोग जब देखें मेल में बीमारी देखी जाती है। ओके, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता होनी चाहिए दोस्त। इसीलिए आप लोग जब देखें भारत सरकार के द्वारा हीमोफीलिया से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करने हैं, तो आप लोग जब दे जैसे जांच परीक्षण किया जाता है इसके लिए। फिर अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल के बारे में आप लोग जब देखें उसका नाम क्या है, यान्डो डिक्लेरेशन। तो यान्डो डिक्लेरेशन के बारे में आप लोग देखेंगे तो यान्डो डिक्लेरेशन क्या है, तो यान्डो डिक्लेरेशन के बारे में 1 मिनट सुनिएगा।
तो ये कि यानडे डिक्लेरेशन क्या है, तो आप लोग जब देखें कि दक्षिण अफ्रीका के 11 कंट्री के द्वारा आप लोग क्या रहेंगे, 11 इसमें कंट्री शामिल रहेंगे, प्लस विश्व स्तर पर आप लोग जब देखें कि ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, दोनों को मिलकर क्या किया जाता है, एक समझौता डिक्लेरेशन किया जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ 11 अफ्रीकन कंट्रीज कमिट टू एंड मलेरिया डेथ, यानी कि आप लोग जब देखेंगे मलेरिया की मौत को समाप्त करने हेतु ये चालू किए गए हैं। वहीं आप लोग जब देखें कि मलेरिया रिपोर्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे, मलेरिया रिपोर्ट के बारे में जैसे भी आप लोग जब देखेंगे कि 24 मार्च को क्या किया गया, 24 मार्च को आप लोग जब देखे होंगे तो टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक 24 मार्च को। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो 2025 को 2025 के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि भारत सरकार का जो टारगेट है कि टीबी एलिमिनेशन करने हेतु तो जो मेन टारगेट रखा गया है तो 2025 रखा गया है, जबकि आप लोग जब देखेंगे एमपी का जो टारगेट है 2024 रखा गया था। वहीं आप लोग जब देखेंगे कि ग्लोबल स्तर पर टीबी एलिमिनेशन का जो टारगेट रखा गया तो रखा गया तो 2030 तक का। ओके, और WHO के बारे में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, WHO की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO का आप लोग जब देखें इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के आप लोग जब देखें जो शहर है जेनेवा में स्थित है। तो ठीक है, इसका अगला देखेंगे इसके कौन से कारण है जिसके कारण ये बीमारी फैलती है, तो उसके कारण के बारे में आप लोग जब देखें कि ये है मलेरिया के बारे में आप लोग जब देखें, मलेरिया इज ए लाइफ ट्रीटमेंट डिसीज, और विशेषकर आप लोग जब देखेंगे कि किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप इसका नाम रहता एनाफ्लीज मॉस्किटो, मच्छर के काटने से फैलने वाला एक मलेरिया है। दूसरी बात इसका एरिया है, तो जैसे ग्लोबल स्तर पर पूरी पृथ्वी हो जाएगी, तो विशेषकर आप लोग जब देखें ट्रॉपिकली ट्रांसमिटेड, आप लोग जब देखें ट्रॉपिकली इसमें जैसे हो जाता। दूसरी बात ये भी रहता है कि जैसे डिसीज़ के बारे में ट्रॉपिकली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाता, बट ये एसटीडी नहीं है कि जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में, तो ये एक एसटीडी बीमारी नहीं है आप लोग जब देखें मलेरिया के बारे में। इसके बारे में और अगला आर्टिकल जैसे जब देखें, अगला आर्टिकल देखें, इंडिया बर्थ क्राइसिस हॉट द लासेंट नाम के आप लासेंट फोरकास्ट ऑफ फर्टिलिटी रेट डिप 1.25 बाई 2050 2050 तक के बारे में आप लोग जब देखें जो डाटा प्रकाशित किए गए, तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में आप लोग जब देखिए, तो इसमें मैं भी अगला आप लोगों को जब फिगर दिखाऊंगा, तो आप लोग जब देखें कि 1950 में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था, तो आप लोग जब देखें कि 1950 में टोटल फर्टिलिटी रेट था कितना था, एक महिला 6 बच्चों को जन्म देती थी। वहीं आप लोग जब देखें वर्तमान में देखा जाए तो 1.25% है ये, जबकि इंडिया के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया के बारे में वही जानकारी दी गई। तो अगला इसको मैं आपको आगे चलिए मैं आपको एक फिगर के रूप में इसकी जानकारी दूंगा। तो जो फिगर के रूप में ये है इसकी जानकारी, तो यहाँ आप इसको याद रहे टोटल फर्टिलिटी के बारे में देखिए कि 1950 तक टोटल फर्टिलिटी कितनी थी, 6.18% थी। वहीं 1980 के दशक में आप लोग जब देखेंगे 4.60% थी। 2021 में 2021 में आप लोग जब देखेंगे 1.91% है। लेकिन आप लोग जब देखें 2050 तक का कितना हो जाएगा इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट, आप लोग जब देखें तो ये हो जाएगा 1.25, और 21 आप लोग जब देखें 2100 के आसपास तक देखेंगे कि इंडिया में कितनी हो जाएगी, तो 1.04 तक हो जाएगी। ओके, तो किस प्रकार आप लोग जब देखें तो इस प्रकार इसमें घटता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इसके आप लोग जब देखें कि कारण कौन कौन से, कि आप लोग जब देखें कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट घट रही है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बहुत घट रही है। तो एक तो जैसे एजुकेशन होगा तो एजुकेशन के माध्यम से होगा। दूसरी बात आप लोग जब देखें इतनी जनसंख्या कि वर्तमान में 140, पता है कितना है, पूरे विश्व में पहले नंबर पर है। ये भी रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि इंडिया 2100 आसपास तक फिर भी इंडिया टॉप में रहेगा, और सेकंड नंबर की जो कंट्री रहेगी, सेकंड नंबर के आप लोग जब कंट्री देखें तो उसका नाम रहेगा नाइजर, के बारे में उसका नाम है। और चीन तो कंट्रोल कर लिए भाई साहब। अगला जैसे ये वाला जब देखेंगे, ये वाले जो आउटलुक सिंह के बारे में देखेंगे 2100 के आसपास जब देखेंगे तो इंडिया के टॉप में रहेगा, सेकंड नंबर किस में कौन रहेगा, नाइजर रहेगा। ओके, इसको याद रखिएगा।
और अगला आर्टिकल के बारे में, अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल है दोस्त, उसका नाम है डिजिटल, क्या नाम है उसका, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, तो ये क्या करेगा, इसका जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट इसका याद रखिए, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के बारे में क्या है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में। आप लोग ये देखिए कि जितना पूरे विश्व स्तर पर आप लोग जब देखें कि साइबर सिक्योरिटी के रूप में जो समस्या जाती है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षा करने है, तो आप लोग, मुझे तो लगता है कि इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल एजुकेशन भी प्रदान किया जाना चाहिए दोस्त। जैसे आप लोग जब देखो डीप फेक के माध्यम से कितने आप विशेषकर आप लोग जब देखें उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। इसीलिए आप लोग जब देखें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग जब देखें साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई है। ओके, और अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें उस आर्टिकल का नाम है कि एक प्रोग्राम चालू किया, कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया है, उद्गम पोर्टल चालू किया गया है दोस्त। अब उद्गम पोर्टल के बारे में आप लोग जब देखेंगे ध्यान रखिएगा, तो उद्गम पोर्टल क्या है, तो आप लोग जब देखें उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, मान के चलिए कि अगर आपके कोई परिवार खानदान के ऐसे कोई व्यक्ति रहे कि इतनी अधिक संपत्ति बनाकर बैंक में जमा कर दी गई हैं, तो संपत्ति के बारे में क्या रहेगा, उनके जितने भी सक्सेसिव पर्सन रहेंगे, सक्सेसिव फैमिली के क्या करें, उसको प्रदान किया जाए यार। ओके, तो ये रहेगा उद्गम पोर्टल के बारे में। इसीलिए आप लोग जब देखें इस पोर्टल का अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा। वहीं आरबीआई के बारे में आप लोग जब देखें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई के बारे में आप लोग जब देखें 1 अप्रैल 1935 को आप लोग जब देखें कि आरबीआई की स्थापना हो जाती है। आरबीआई की स्थापना के साथ साथ आप लोग जब देखें कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था, तो आप लोग जब देखिए 1937 तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था, 1937 तक आप लोग जब देखें कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था कोलकाता हुआ करता था। बट 1937 में आप लोग जब देखें इसका हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित कर दिया गया, तो स्थापित कर दिया गया था दोस्त, कहाँ, वो स्थापित कर दिया था मुंबई में कर दिया गया था। और तो वर्तमान में इनके आप लोग जब देखें चेयरपर्सन कौन है, तो 25 नंबर के आप लोग जब देखें इनके चेयरपर्सन, उनका नाम रहता, आप लोग क्या है, उनका नाम रहता दास वास ऐसे कुछ नाम रहता। ओके, और उन्हीं को आप लोग जब देखेंगे कि दक्षिण एशिया के 2023 का आप लोग जब देखेंगे अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया है, किसको, सेंट्रल बैंक के माध्यम से पूरे विश्व स्तर का। आरबीआई के बारे में भी याद रखें कि आरबीआई अधिनियम 1934 में आया था। और जब आप लोग जब देखें बैंकिंग विनियमन एक्ट कब आता, तो आप लोग जब देखें कि 1949 के आसपास आप लोग जब देखेंगे तो ये आता बैंकिंग अधिनियम 1949 में आता। इसी 1949 के माध्यम से क्या करता है कि आरबीआई काम कौन से करती, तो आप लोग जब देखेंगे तो उसमें काम करती है आरबीआई। तो आरबीआई कौन से काम करेगी, जितने भी कमर्शियल बैंक रहेंगे, कमर्शियल बैंकों का रेगुलेशन करेगी। कब करेगी, 1900। और वहीं आप लोग जब देखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप लोग जब देखें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, कब किया गया था दोस्तों, 1949 में। और अगला आर्टिकल देखेंगे कि गिग इकोनॉमिक क्या है, तो गिग इकोनॉमिक के बारे में आप लोग जब देखें गिग वर्क फोर्स ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जब देखेंगे, तो गिग वर्क फोर्स के बारे में आप लोग जब देखेंगे गिग वर्क फोर्स के आखिरकार क्या होते हैं और समस्याएं क्या हैं और लाभ क्या हैं, लाभ और समस्याएं क्या है। तो लाभ और समस्या के बारे में इसमें है कि गिग वर्कर पहले क्या होते हैं, तो आप लोग जब देखेंगे अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। जैसे मान के चले कि अगर कोई ए नाम का कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया जाता कि मान के चले ऑनलाइन स्तर पर जितने जो भी काम कर दिए थे डबल बुकिंग के रूप में काम कर, जैसे ओला हो गया, ये आप ओला इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है दोस्त। ओला बुकिंग करना, जितने भी ऑनलाइन ये रहता अस्थायी रूप से काम करते, तो जितने घंटे का इनका काम रहता उनके काम के अनुसार इनको सैलरी दी जाती है। बट इसके सामने समस्या है कि वर्तमान में समस्या है कि इनके सामने जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले जितने भी पर्सन हैं, इनके समस्या है कि ना तो इनकी कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि दुर्घटना बीमा किसमें किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं है इंडिया में अभी तक गिग इकोनॉमी के बारे में। हालांकि गिग इकोनॉमी के बारे में जब देखेंगे कि इंडिया विश्व में उभरता हुआ गिग इकोनॉमी का सेक्टर, अधिक से अधिक गिग इकोनॉमी बढ़ेगी,
क्योंकि इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी को, उसी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आप लोग जब देखेंगे गिग इकोनॉमी अधिक से अधिक बढ़ेगी। गिग वर्कर के सामने यही समस्या है। इसमें महिलाएं भी भाग ले रही हैं, जैसे गिग वर्कर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो गिग वर्कर के बारे में भी याद रखिएगा कि गिग वर्कर के बारे में आप लोग जैसे जब देखें स्टार्टअप लाइक जैसे ओला हो गया, उबेर होगा, जोमेटो हो गया, शॉपिंग हो गया, ये क्या है, सब गिग इकोनॉमी के फैक्टर हैं। इसमें एक प्रॉफिट ये भी रहता है कि जैसे अगर कोई भी नाम का कोई व्यक्ति है तो अगर वो एक चाहे तो क्या काम कर सकता है कि एक साथ डबल बुकिंग कर लेता है। ओके, लेकिन समस्या ये है कि इंडिया में आखिरकार जितने भी 50-60 साल से ऊपर हैं तो आखिरकार उनके सामने समस्या है ना यार। इसमें देखें कि 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको आखिरकार कोई काम कैसे दे सकता है गिग वर्कर अस्थायी तौर पर काम। आखिरकार इनकी एफिशिएंसी तो घट गई है ना, 60 साल से जितने ऊपर हैं, 60 ईयर से जितने ओल्ड पर्सन हैं उनकी तो एफिशिएंसी घट गई, तो उनको काम कैसे मिलेगा वो। ओके, और अगला देखें, अगला आर्टिकल के बारे में जैसे दिया गया तो उस आर्टिकल का नाम आप लोग जब देखेंगे एक्सपोर्ट नीड टू फॉलो न्यू यूके रूल, न्यू यूनाइटेड किंगडम रूल्स टू अवेल ड्यूटी बेनिफिट डेवलपिंग कंट्री ट्रेडिंग स्कीम के बारे में। अब ये भाई साहब आके क्या काम कर रही है, ये यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा कोई डिक्लेरेशन की गई है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री रहेंगी, तो जैसे मान के चलिए डेवलपिंग कंट्री रहेगी तो यहाँ से जितने व्यवसाय व्यापार होगा तो यहाँ जाएंगे तो डेवलपिंग कंट्री से आएगा तो यहाँ टैक्स कम लगेगा, टैरिफ डिडक्शन के रूप में काम करेगा। और टैरिफ डिडक्शन के साथ साथ इसमें देखेंगे कि सिंप्लीफाइड करेगा ट्रेडिंग के रूप में, इन्हांस करेगा मार्केट एक्सेस के रूप में, फेवरेबल टर्म के रूप में करें, प्रोडक्ट कवरेज के रूप में काम करेंगे ये। और अगला देखेंगे कि स्टेटस क्या नाम है इसका, स्टेट ऑफ लेपर्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में जो जारी की गई, तो लेपर्ड के बारे में जब देखेंगे तो पूरे इंडिया में जब देखेंगे कि 2019 में जो लेपर्ड की संख्या थी तो वो थी 12,000, जबकि वर्तमान में आप लोग जब देखेंगे इनकी जो जनसंख्या है तो कितनी हो गई, 13,000 के आसपास हो गई है। 13,000 के साथ साथ इसमें ये भी देखेंगे कि एमपी में भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है, तो पहले नंबर पर है एमपी। एमपी में टोटल लेपर्ड की जो संख्या है तो इसमें लेपर्ड की संख्या कितनी है, 3,907, जबकि महाराष्ट्र के बारे में आप लोग जब देखें कि 1,985 महाराष्ट्र का इसमें सेकंड स्थान आता है। तो अब एमपी में क्या याद रखें, एमपी में ये याद रखिएगा कि एमपी का जैसे रहता तो एमपी क्या हो गया, तो एक टाइगर स्टेट हो गया। टाइगर स्टेट के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे लेपर्ड स्टेट के रूप में भी इसको नामित कर दिए गए हैं। ओके, वहीं अगला आप लोग जब देखेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में आप लोग जब देखें कि गोल्डन लंगूर आखिरकार कहाँ पाया जाता है, तो गोल्डन लंगूर के बारे में जो जानकारी दी जाती है दोस्त, तो गोल्डन लंगूर क्या है, गोल्डन लंगूर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसको कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में आप लोग जब देखें कि इसके स्टेटस के बारे में क्या है, तो आयुषन के स्टेटस के बारे में जब देखेंगे, आयुषन में देखिए कि आयुषन में इसका जो स्थान है तो उसका नाम किस में है, स्टेटस इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वहीं आप लोग जब देखेंगे सीटेस के रूप में आप लोग जब देखें कि अपेंडिक्स फर्स्ट में इसमें शामिल कर दिए गए। वहीं आप लोग ये भी देखें कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है तो उसमें आप लोग जब देखेंगे शेड्यूल अनुसूची फर्स्ट में इसमें शामिल कर दिए गए हैं। गोल्डन लंगूर के बारे में आप लोग जब देखें तो कहाँ पाया जाता है भाई साहब, ये पाया जाता है भाई साहब नॉर्थ ईस्ट में। अब विशेषकर आप लोग इसके याद रखिएगा कि गोल्डन लंगूर के बारे में जो रहता है विशेषकर हिमालय के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है गोल्डन लंगूर। ओके, और अगला आर्टिकल देखिए, अगला वाला आप लोग जब देखेंगे उसका नाम है ग्लोबल मीथेन्स ट्रैकर 2024, ग्लोबल मीथेन 2024। आप लोग को मैं बताया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इसके द्वारा क्या किया गया था आप लोग जब देखेंगे मीथेन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल रिमेन हाई डिस्पाइट प्रोग्रेस, यूएस टॉप लिस्ट ऑफ इमिटर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये क्या है, विश्व स्तर पर आप लोग जब देखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना के बारे में आप लोग जब देखेंगे इसकी स्थापना 1973-74 में जैसे जब देखेंगे पूरे विश्व स्तर पर ऑयल क्राइसिस चल रहा था। ऑयल क्राइसिस समस्या जैसे ऑयल क्राइसिस की समस्या को समाधान करने हैं तो आप लोग जब देखेंगे तो उसमें कुछ चुनौतियों के रूप में शामिल हो जाता है। ओके, ऑयल क्राइसिस इसमें आ जाता।
तो ऑयल क्राइसिस के रूप में इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है ये। तो पूरे विश्व में पहला स्थान किसका आता है दोस्त, पहला स्थान आता है यूएसए का, सेकंड नंबर में आता है चीन रूस का, थर्ड नंबर में आता है आप लोग जब देखेंगे उसका नाम रहता चीन का। फिर से आप लोग ये भी देखेंगे कश्मीरी, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 10 अंगूर ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीरी स्टेक के बारे में आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पाई जाएगी।